गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस गुरुजी 4.0। हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है यहाँ तक समझ लिया था, ठीक है। अब आज उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वो क्या है, इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो अब हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपना टॉपिक रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करें, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम निकालें कब, जब कंडीशंस कैसी हों, स्टैंडर्ड हों। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या है वो आप देखिए। स्टैंडर्ड कंडीशन है यहाँ पे पहली प्रेशर। अगर हम प्रेशर की बात करें, अगर हमारा इलेक्ट्रोड गैस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर तो अपने को लेना पड़ेगा। तो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर या तो 1 एटमॉस्फेयर लेना पड़ेगा या फिर अपने को 1 बार, ठीक है। तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर या फिर 1 बार अपने को लेना पड़ेगा। उसके बाद में है टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो टेम्परेचर होगा 298 केल्विन, ठीक है। कितना लेना पड़ेगा अपने को टेम्परेचर, 298 केल्विन अपने को टेम्परेचर लेना पड़ेगा। और उसके बाद में है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन 1 m अपने को लेनी पड़ेगी, यानी कि यूनिटी होनी चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनाया जाता है तो फिर हमारा इलेक्ट्रोड कैसा होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और उसको हम डिनोट करेंगे ई नॉट से। किससे डिनोट करेंगे, ई नॉट से। तो क्या समझ में आया, समझ में आया कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसको कौन सी कंडीशन में बनाया जाता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कह देंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, ई नॉट से। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद में हमें पढ़ना है सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखिए सेल पोटेंशियल क्या है। अगर किसी सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपन निकालते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सेल पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। तो मैं डिफाइन कर रही हूं सेल पोटेंशियल को। डिफरेंस बिटवीन एक सेकेंड, सेल पोटेंशियल क्या बताया मैंने आपको कि डिफरेंस होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या फिर केवल मात्र अपन पोटेंशियल भी यहां पे लिख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स in a cell is called cell potential, ठीक है। क्या कहा हमने कि अगर कोई सेल है उसके 2 इलेक्ट्रोड के जो पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। चलो ये तो इसकी मैंने फुल फॉर्म लिख दी कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब ये है क्या, तो मैक्सिमम
मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू टर्मिनल्स। दो टर्मिनल्स के बीच का मैक्सिमम क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ऑफ ए सेल व्हेन नो करंट फ्लो यानी कि जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वो क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है एक सेल का, जब क्या है कि उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब की ये बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी provide by the cell per unit charge। पर यूनिट चार्ज, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो सेल पर यूनिट चार्ज पर जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में इट इज मेजर ऑफ, it is measure of the ability of the cell। ये किसकी एबिलिटी को बता रहा है? सेल की एबिलिटी को बता रहा है टू ड्राइव एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, उसका मेजर भी है ये। इसके बाद में ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। किस पर डिपेंड करता है ये? जो आपका इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट है उसकी केमिकल नेचर पर ये डिपेंड करता है। चलो ये बात भी हो गई। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है, ये हमने लिखा। अब सुनो मेरी बात, जब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो लेफ्ट साइड में हम एनोड को रखते हैं और राइट साइड में हम किसको रखते हैं? कैथोड को। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? और करके हम इसको ये भी लिख सकते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब मान लो मैं यहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूं? इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी कंडीशन ले ली मैंने? स्टैंडर्ड कंडीशन ले ली। आपको बताया है मैंने अभी स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हम ई सेल को क्या लिखेंगे? ई नॉट सेल लिखेंगे, इक्वल्स टू ई कैथोड को क्या लिखेंगे? ई नॉट कैथोड लिखेंगे, ठीक है, और ई नॉट एनोड इसको लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे? ईएमएफ निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से अपने को निकालना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लेकर के मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लो कोई रिएक्शन है, एग्जाम्पल हमने क्या लिखी? कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, जैसे कि आपकी रिएक्शन है Cu2Ag+,
Cu रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, Ag प्लस के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा Cu2 प्लस, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ आपका क्या निकल जाएगा, Ag किस में कन्वर्ट होगा, आपके सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। Ag प्लस आयन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सिल्वर में। ठीक है, ये अपने पास कोई एक रिएक्शन है। आपको पता है यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपके सिल्वर आयंस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। तो भाई अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखूं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी, जो कि कहाँ होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहाँ होगी, एनोड पर होगी, है ना। तो उस रिएक्शन को मैं कैसे डिनोट करूंगी कि Cu है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, Cu2 प्लस में, और क्या 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका क्या हुआ, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ये आप सबको पता है कि ये एनोड की रिएक्शन है, हमेशा ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड पे होता है। दूसरा, अगर मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखूं, जो कि कहाँ पे होगी, आपके कैथोड पे होगी, कहाँ पे होगी, कैथोड पे होगी, तो वो क्या रिएक्शन बनेगी भाई, 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे किसके थ्रू, सिल्वर आयंस के थ्रू, और ये रिड्यूस हो जाएगा किसमें, सिल्वर में। ठीक है, Ag। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्या निकालना है, ई नोट सेल निकालना है, तो ई नोट सेल इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे भाई, ई नोट सेल इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, ई नोट कैथोड। कैथोड किसका बन रहा है भाई, कैथोड बन रहा है अपने सिल्वर आयंस का। तो देखो कैथोड, कल हमने एक चीज और नोटिस की थी कि यहाँ पे IUPAC कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेना है वो रिडक्शन के फॉर्म में ही लेना है। किसकी फॉर्म में लेना है, रिडक्शन के फॉर्म में ही लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, कैथोड क्या है आपका, कैथोड बन रहा है Ag प्लस का, तो यहाँ पे Ag प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Ag में कन्वर्ट हो रहा है। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपने को नहीं लगाना है कि भाई ये 2 है 2, ये आगे अपने को नहीं लगाना है, अपने को ये लिखना है Ag प्लस का रिडक्शन हुआ किस में कन्वर्ट हुआ, Ag में कन्वर्ट हुआ। अब एनोड पर तो क्या होता है, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी कौन सी फॉर्म में लेके जाऊंगी, रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेके जाऊंगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, यानी कि Cu2 प्लस कन्वर्ट होगा किसमें, Cu में। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ई नोट सेल आ जाएगा इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, वापस से देख लीजिए एक बार EMF क्या है, EMF पहले तो सेल पोटेंशियल लिखा अपन ने, सेल पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इन ए सेल इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद में मैंने कहा EMF, EMF क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन नो करंट फ्लो, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि सर्किट क्या होगा, ओपन रहेगा। सर्किट यहाँ पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा, कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। ठीक है, सर्किट कैसा रहेगा, यहाँ पे ओपन रहेगा। ठीक है, इसके बाद में देखो क्या कहा कि जो EMF है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट एनर्जी प्रोवाइड बाय द सेल पर यूनिट चार्ज। सेल के थ्रू पर यूनिट चार्ज में कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, सेल पर यूनिट चार्ज। ठीक है, उसके बाद में इट इज मेजर ऑफ इट, ये क्या है, इट इज मेजर ऑफ, इट इज मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सेल। ये किसकी एबिलिटी को मेजर कर रहा है, सेल की एबिलिटी को मेजर कर रहा है, किसके लिए, टू ड्राइव, किसको ड्राइव कर रहा है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि कोई भी सेल है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन को चलाता है, प्रोसीड करवा रहा है, उसका मेजरमेंट कौन कर रहा है, ये आपका EMF ही करता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है,
है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के केमिकल नेचर पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे इसको डिनोट करते हैं ईएमएफ को, ई सेल इक्वल्स टू क्या है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, और ई राइट को हम ई कैथोड लिखते हैं और ई लेफ्ट को हम क्या लिखते हैं, ई एनोड लिखते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये मेरे को सेल पोटेंशियल, ये ईएमएफ मेरे को स्टैंडर्ड कंडीशन में देना हो तो मैं वहां पे क्या लगाऊंगी, नोट लगाऊंगी, ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ठीक है, और इसको मैंने एक एग्जांपल दे करके आपको क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये हमने क्या निकाला, यहाँ पे ईएमएफ निकाला है। इसके बाद में हमें क्या देखना है, एस एच ई, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, एस एच ई पढ़ना है। एस एच ई का मतलब क्या है, फुल फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसको हमें पढ़ना है। सुनिए मेरी बात, मान लीजिए हमने कल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने क्या कहा था कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आती है तो वहां पे क्या होता है, चार्ज सेपरेशन हो जाता है। चार्ज सेपरेशन किस किस के बीच में होता है, इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन के बीच में होता है। उसको हम क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे थे। अब इन्होंने क्या कहा कि एक बार जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, क्या कहा, एक बार जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो उसके बाद में चार्ज का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, यानी कि आप ई नोट को एब्सोल्यूटली का डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। क्या कहा, वापस से सुन लीजिए, ई नोट को आप एब्सोल्यूटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं जब क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम स्टेट अप्रोच, मतलब जो इक्विलिब्रियम स्टेट है वो एस्टैब्लिश हो जाती है, उसके बाद में आप ई नोट को एब्सोल्यूटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये तो बड़ी समस्या हो गई अपने सामने। तो इस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। और कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में किसको लिया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया जाता है। किसको लिया जाता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया जाता है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वही बात है ना कि स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में हमें वो इलेक्ट्रोड लेना है जिसका या तो पोटेंशियल हमें पता हो या फिर उसका जीरो हो। देखो मैंने क्या कहा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में वही इलेक्ट्रोड बेटर होता है जिसका पोटेंशियल या तो हमें पता हो या फिर जीरो हो। अब सुनो मेरी बात कि मान लो कि अपने को कोई एक इलेक्ट्रोड दे दिया कि भाई मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड ही हमें थमा दिया गया और ये कहा कि इसका पोटेंशियल आपको निकालना है। अकेला इलेक्ट्रोड अपने को दे दिया गया, सिंगल इलेक्ट्रोड, और कहा गया कि इसका पोटेंशियल आप निकालो। जबकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि सेल पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, यानी कि सेल पोटेंशियल क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। और अपने को दे रखा है इन्होंने केवल अकेला इलेक्ट्रोड। अब बताइए भाई आप कि अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम कैसे मेजर करें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कैसा यूज किया, जिसका पोटेंशियल हमें पता था। और वो कौन सा यूज किया, आपका SHE, जिसका पोटेंशियल कितना है, 0 है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें निकालना है उसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, SHE के साथ। अब सुनो, SHE क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो हमें जो दूसरा इलेक्ट्रोड दिया गया है उसको भी हम कौन सी कंडीशन में लेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन में ही लेंगे। यानी कि जो गिवन इलेक्ट्रोड है उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे और उसको SHE के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और कनेक्ट करके एक सेल बना लेंगे। ठीक है, सेल बना लिया। सेल बनाने के बाद में जब हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो किसका पोटेंशियल होगा, जो हमें इलेक्ट्रोड दिया गया है उसी का पोटेंशियल होगा, क्योंकि हमारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो तो क्या है, 0। तो जो पोटेंशियल हमें मिलेगा वो हमारे गिवन इलेक्ट्रोड का ही पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि SHE को क्यों यूज किया गया। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं
it is difficult to determine absolute electrode potential. ये इसको शॉर्ट में लिख दे, एब्सोल्यूट ई नॉट वैल्यू, एब्सोल्यूट ई नॉट वैल्यू when equilibrium state is reached. जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो उसके बाद में ई नोट की एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है. टू ओवरकम फ्रॉम दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी से बाहर आने के लिए क्या यूज किया जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड. रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड. क्या यूज किया जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है. सुनना, कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है, कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है, कॉमन रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज SHE. कौन है, SHE है. क्यों, because its electrode potential is taken 0. इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा लिया जाता है, 0 लिया जाता है. ठीक है, अब सुनो मेरी बात कि यहाँ पे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में किसको लिया जाएगा, SHE को लिया जाएगा. क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या है, 0 है. अब इन्होंने क्या कहा कि जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या करना है, डिटरमाइन करना है. ठीक है, तो उसको किससे कनेक्ट कर देंगे, हम SHE के साथ कनेक्ट कर देंगे. ठीक है, तो क्या लेंगे, टेक गिवन इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड कंडीशन and connect it with SHE. ठीक है, हम क्या करेंगे, जो गिवन इलेक्ट्रोड है उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे और इसको किसके साथ क्या करेंगे, SHE के साथ कनेक्ट कर देंगे एंड कॉन्स्टिट्यूट ए सेल. और क्या बनाएंगे, एक सेल को बनाएंगे. ठीक है, एक क्या बना देंगे, सेल बना देंगे. अब जो पोटेंशियल हमें मिलेगा वो किसका होगा, गिवन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा. आफ्टर दिस द पोटेंशियल ऑब्टेन्ड from this cell is the potential of
गिवन इलेक्ट्रोड। किसका पोटेंशियल होगा? वो गिवन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे SHE का पोटेंशियल तो क्या है? 0 है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस SHE की हेल्प से हम किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब ये SHE बनाया कैसे जाता है? तो देखो SHE क्या है वो देखिए आप। इट इज ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये एक कैसा इलेक्ट्रोड है? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक। जिसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है? प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग है? प्लेटिनम ब्लैक की इसके ऊपर कोटिंग होती है। दिस इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन, इस इलेक्ट्रोड को हम कहां प्लेस करेंगे? दिस इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इन ए बीकर। इसको हम कहां रखेंगे? एक बीकर के अंदर रख देंगे। ठीक है भाई, बीकर में रख दिया। अब इस बीकर में क्या होगा? ठीक है, which contain aqueous solution of some acid। उस बीकर में क्या होगा? किसी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन भरा होगा। अब उस एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन 1 m होगी, है ना। तो क्या लिखेंगे कि हमने इस इलेक्ट्रोड को कहाँ रख दिया? एक ऐसे बीकर में रख दिया जिसमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड है, हैविंग concentration 1 m concentration of H+ आयंस, जिसमें H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है भाई? 1 m है। कॉन्सेंट्रेशन कब कितनी आ गई? 1 m आ गई। ठीक है भाई, 1 m आ गई। उसके बाद में देखो हाइड्रोजन गैस बबल्ड एट 1 एटमॉस्फेयर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? 1 बार ओवर द इलेक्ट्रोड। अब क्या किया? अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस को हमने फ्लो करवाया 1 एटमॉस्फेयर पर या फिर 1 बार पर। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड बनेगा वो हमारा क्या होगा? SHE। देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कुछ इस तरीके से। मान लो ये हमारा क्या है? बीकर है। ठीक है, ये हमने क्या लिया? बीकर लिया, और इस बीकर में हमने लगाया ये प्लेटिनम का वायर, और इस पर ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर किसकी कोटिंग है? प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है। ठीक है, यहाँ इसको वायर को हमने फ्री छोड़ा है। क्यों? ताकि हम इसको कनेक्ट कर सके किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ। अब इसके ऊपर क्या होता है? एक ग्लास का जैकेट होता है, एक जैकेट लगा होता है इसके ऊपर ग्लास से बना हुआ। ठीक है, और यहां से हम क्या करते हैं? H2 गैस को फ्लो करवाते हैं 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर। अब मैं यहाँ पे 1 बार लिख देती हूँ ना। H2 गैस को यहाँ पे हम फ्लो करवाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या फिल करेंगे? इसमें हम फिल करेंगे हमारा एसिड, जिसमें ये डिप रहेगा। ठीक है, जिसमें ये हमारा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या रहेगा? डिप रहेगा, जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक प्लेटिनम की क्या है? कोटिंग है।
अब जैसे ही H2 गैस फ्लो करवाओगे तो यहाँ पे बबल्स बनेंगे भाई उसके, तो ये H2 गैस के क्या है, बबल्स रहेंगे, इधर इधर ऐसे है ना, ये बबल्स है। चलो ये बात भी हो गई। अब इसके बाद में देखो, ये हमने जो सॉल्यूशन लिया है, ये मान लो HCl का सॉल्यूशन है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 m ली है, ठीक है। ये आपका कौन सा वायर है, प्लेटिनम का वायर है। कौन सा वायर है, प्लेटिनम का वायर है। ये ग्लास जैकेट है, ठीक है। ये आपका फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, जिसके ऊपर किसकी कोटिंग है, कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या बना, ये SHE बना है। ये सारी प्रोसेस कितने टेम्परेचर पर होगी, टेम्परेचर यहाँ पे आप रखेंगे 298 केल्विन। कितना टेम्परेचर रखेंगे, 298 केल्विन रखेंगे। तो SHE कैसे बना, हमने क्या कहा कि ये एक प्लेटिनम, इसमें एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, इट कंसिस्ट लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे इट कंसिस्ट, क्या लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, इट कंसिस्ट, ठीक है। इट कंसिस्ट ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोड को हमने कहाँ रखा, एक बीकर में रखा। उस बीकर में क्या है, कोई भी एसिड सॉल्यूशन है जिसके H+ आयनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 m है, ठीक है। H2 गैस को बबल्ड करवाया किसके ऊपर, ओवर द इलेक्ट्रोड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस इलेक्ट्रोड में छेद बने होते हैं, पोरस होता है ये। तो जैसे ही हम H2 गैस को क्या करेंगे, फ्लो करवाएंगे, तो ये एड्जॉर्ब कर लेगा उस हाइड्रोजन गैस को, क्या कर लेगा, एड्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसे जो हमारा सेल यहाँ पे बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कह देंगे हमारा SHE, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपका SHE है, SHE एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। जो आपका SHE है बेटा, वो एनोड और कैथोड दोनों के जैसे बिहेव करता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये एनोड के जैसे बिहेव कर रहा है, सुनना, ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, एनोड के जैसे बिहेव करेगा। तो आप सबको पता है कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इट मीन्स यहाँ क्या होगा कि जो आपकी हाइड्रोजन गैस है, आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट होगी, 2H+ में कन्वर्ट होगी, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, ठीक है। तो ये जब ये एनोड की फॉर्म में होगा तो ये इस तरीके की रिएक्शन को शो करेगा। अब मान लो कि एनोड की फॉर्म में जब ये काम कर रहा है तो इस सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो अपना प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और इस पर क्या फ्लो करवा रहे हैं हम, H2 गैस को हम फ्लो करवा रहे हैं, जिसका प्रेशर हमने कितना लिया है, 1 बार या फिर 1 एटमॉस्फेयर लिया है, ठीक है। और ये अपना इलेक्ट्रोड किसके कांटेक्ट में है, H+ आयंस के कांटेक्ट में है, किसके कांटेक्ट में है, H+ आयंस के कांटेक्ट में है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन हमने कितनी ली है, 1 m ली है। तो अगर ये एनोड की फॉर्म में काम करेगा तो इस इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा। अब बाय द वे ये किसकी फॉर्म में काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कैथोड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में काम कर रहा है, कैथोड की फॉर्म में काम कर रहा है। तो रिएक्शन पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। अब क्या होगा यहाँ, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब रिडक्शन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। ऐसी रिएक्शन ये कैथोड पर शो करेगा, ठीक है। अब इसके सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उल्टा लिख दो भाई, जैसे लिखा है उसको पलट दो। H+ एक्वस 1 एटमॉस्फेयर, ये 1 बार पे लिया है हमने,
1 बार में किसके कांटेक्ट में है भाई? ये कांटेक्ट में है आपके H2 गैस के कांटेक्ट में है। और ये 1 बार क्या लिख रहे हैं यहाँ, ये देखिए यहाँ पे 1m, यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन शो करनी है ना अपने को, ये आ जाएगी 1m, ठीक है। और H2 गैस है, इसका प्रेशर हमने 1 बार लिया है, और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमने किसका फॉर्मेशन किया? हमारे SHE का फॉर्मेशन किया। लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती है कि भाई हमने पल्ला झाड़ दिया कि SHE एनोड और कैथोड दोनों की तरफ बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव करेगा, हमें तो प्रूफ चाहिए, क्योंकि हमने कहा किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं, ये हमें प्रूफ देना है इसका। तो अब मैं यहाँ पे पहला पॉइंट डालती हूँ, SHE एक्ट एज कैथोड। किसकी फॉर्म में काम कर रहा है? कैथोड की फॉर्म में काम कर रहा है। तो देखिए बेटा, इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ हमारे जिंक इलेक्ट्रोड को, ठीक है। तो क्या करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि ये SHE है तो भाई इसकी हेल्प से हम SHE, क्योंकि SHE की हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रोड का क्या निकाल सकते हैं, SHE की हेल्प से हम किसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जिंक इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे और किससे कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड विथ, किसके साथ कनेक्टेड करेंगे, SHE, ठीक है, इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर हमने ये सेल बनाया, एक पूरा सेल बनाया, तो इसका जो वोल्टेज अपने को मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 0.76 वोल्ट। इस सेल का जो वोल्टेज आएगा वो कितना आएगा, 0.76 वोल्ट आएगा भाई। अब देखो, अब क्या हुआ कि जिंक को हमने जोड़ा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। बेटा याद रखना, जिंक एनोड के जैसा बिहेव करेगा और अपना SHE किसके जैसा बिहेव करेगा, कैथोड। और वैसे मैंने लिख भी रखा है SHE एक्ट एज कैथोड। अब सुनो, अगर जिंक एनोड के जैसे बिहेव कर रहा है तो एट एनोड पे क्या होगा वो अपने को देखना होगा। भाई एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो हमारे जिंक का क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। जिंक किस में कन्वर्ट होगा, Zn2+ में कन्वर्ट होगा। जिंक किस में कन्वर्ट होगा बेटा, Zn2+ में कन्वर्ट होगा, और क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा। अब देखिए कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड पे इसकी कैथोड पे जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, रिलीज किए हैं, वो कौन एक्सेप्ट कर लेगा, H+ आयन उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉनों को H+ आयन एक्सेप्ट करेंगे और क्या बनाएगा, H2 गैस यहाँ पे बना देगा। क्या बना देगा, H2 गैस यहाँ पे बना देगा, ठीक है। अब आपको पता है कि अब हमें निकालना है क्या, E0 सेल निकालना है। और E0 सेल क्या था, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड था। E0 कैथोड माइनस क्या था, E0 एनोड था। तो बेटा यहाँ देखो कैथोड किसका बना है, कैथोड किसका बना है, ये हाइड्रोजन का बना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, E0 H+/H2, ठीक है। और माइनस एनोड किसका बना है, Zn2+/Zn का, ठीक है। अब आपको पता है कि जो अपना SHE है, उसके E0 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और पूरे सेल का पोटेंशियल हमें गिवन है 0.76, और ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0 माइनस क्या लिखोगे, E0 Zn2+/Zn, ये हो जाएगा। तो बेटा यहाँ अगर आप E0 Zn2+/Zn निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -0.76 वोल्ट।
ये आपके जिंक इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या आ गई, पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमने SHE की हेल्प से किसी गिवन इलेक्ट्रोड का क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया। जहां हमारा SHE कैसा बिहेव कर रहा है, हमारा SHE यहाँ पे कैथोड का बिहेव कर रहा है। अब दूसरा यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेती हूँ कि हमारा SHE अब किसका बिहेव करेगा, अब ये एनोड का बिहेव करेगा। तो यहाँ लिखते हैं SHE एक्ट एज, SHE एक्ट एज एनोड। किसके जैसा बिहेव कर रहा है, एनोड के जैसा बिहेव करेगा। अब हमें कौन सा इलेक्ट्रोड लेना है, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया कॉपर, तो स्टैंडर्ड कॉपर इलेक्ट्रोड कनेक्टेड विथ SHE। अब हम क्या करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशन में लेंगे और उसको किसके साथ जोड़ देंगे, SHE के साथ जोड़ देंगे और एक सेल बनाएंगे। सेल बनाएंगे तो उसका जो वोल्टेज आएगा, उसका वोल्टेज हमें मिलेगा 0.34 वोल्ट का। कितना मिला, 0.34 वोल्ट का मिला। ठीक है, अब 0.34 वोल्ट का मिला है तो आपको भी पता है कि ये 0.34 वोल्ट किसका होगा, कॉपर का होगा। लेकिन हमें करना है यहाँ पे प्रैक्टिकली, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एट कैथोड, सॉरी एट एनोड को लिखेंगे पहले हम। एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं, एट एनोड। अब देखो बेटा एनोड पे क्या होता है, एनोड किसका बन रहा है, हमारे SHE का बन रहा है। इट मीन्स जो हाइड्रोजन गैस है वो कन्वर्ट होगी किस में, 2H+ आयंस में और 2 इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देगी। ठीक है, अब एट कैथोड क्या होगा वो देखिए कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं उनको कौन एक्सेप्ट करेगा, हमारा कॉपर आयन। Cu2+ आयन है वो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा और एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, कॉपर में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब आप इसका क्या लिखेंगे, E0 सेल निकालेंगे। तो E0 सेल यहाँ क्या लिखेंगे भाई, आप E0 सेट लिखेंगे, E0 कैथोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, यही तो लिखेंगे आप। ठीक है, अब आपको पता है कि कैथोड किसका बना है, कैथोड बना है हमारे कॉपर का, यानी कि E0 Cu2+ ऑब्लिक क्या बन गया, Cu-। एनोड किसका बना है, एनोड बना है हमारे हाइड्रोजन का, तो H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में। ठीक है, E0 सेल की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 0.34 वोल्ट अपने को दे रखा है यहाँ पे, इसका हमें नहीं पता है तो इसको हम एज इट इज रखते हैं Cu2+ ऑब्लिक Cu, लेकिन इसका हमें पता है कि ये कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो E0 Cu2+ ऑब्लिक Cu की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0.34 वोल्ट आ गई। ठीक है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे हमारा SHE है, SHE यहाँ कैसा बिहेव कर रहा है, एनोड का भी बिहेव कर रहा है और कैथोड का भी बिहेव कर रहा है। इसका मतलब यहाँ हमने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में यूज़ करके हमने गिवन इलेक्ट्रोड का क्या निकाला, पोटेंशियल निकाला। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि SHE क्या है। SHE क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है तो E0 की एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। इस समस्या से बाहर आने के लिए हमें रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज़ करना पड़ता है और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के फॉर्म में हम किसको यूज़ करते हैं, SHE को यूज़ करते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 लिया जाता है, क्योंकि रेफरेंस इलेक्ट्रोड की फॉर्म में उसी इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं जिसका या तो पोटेंशियल 0 हो या फिर पोटेंशियल हमें पता हो, जिससे कि हम पता लगा सके कि जो सेल बनने के बाद में जो पोटेंशियल आता है वो हमारे गिवन इलेक्ट्रोड का कितना होगा, इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं। क्लियर है। इसके बाद में हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या टॉपिक आता है, इलेक्ट्रो
केमिकल सीरीज। भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है वो देखिए आप बेटा, याद रखना कि बहुत सारी मेटल्स हैं, मेटल आयंस हैं, इनके जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है ना, वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हमें सुविधा हो, इसके लिए बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल को हम या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। क्या कहा मैंने कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अरेंज करते हैं किस फॉर्म में, उनके रिडक्शन पोटेंशियल के या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करने पर जो सीरीज हमें मिलती है, अरेंज करने पर जो सीरीज हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को क्या लिखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, या फिर क्या हो सकती है, मेटल आयन हैव different type, have different reduction potential। ठीक है, यानी कि जो अलग अलग, वही सही बात है, अलग अलग मेटल होगी, अलग अलग मेटल आयन होंगे तो उनके जो रिडक्शन पोटेंशियल होंगे वो भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, वेरियस एलिमेंट are arranged in increasing order or decreasing order of their reduction potential। जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं अलग अलग टाइप के, उनको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं किसमें, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसके बेसिस पर, उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर, पोटेंशियल। देन सीरीज इज ऑब्टेन, एक सीरीज हमें मिलती है कॉल्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे है, देखो कुछ एग्जांपल मैं आपको देके बताऊं। जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना, वो हम 298 केल्विन पर बनाएंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन अपने को लेनी है ना, तो टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा, 298 केल्विन पे ये बनाई जाएगी, है ना। देखो आप कैसे बनती है, मान लो देखो F2, क्योंकि रिडक्शन की फॉर्म में तो जो अपना फ्लोरीन है वो दो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करके 2F माइनस बनाता है। रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन तो करवाना ही होगा। यहाँ पे मैं इसके पोटेंशियल की वैल्यू लिख रही हूँ, ई नोट की वैल्यू लिख रही हूँ किसमें, वोल्ट में। तो इसके ई नोट की वैल्यू है 2.87। ठीक है, इसके जस्ट बाद में मैंने लिया कि मान लो अपना CO3+ है, कोबाल्ट आयन है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके CO2+ बना रहा है और इसके पोटेंशियल की वैल्यू आई है 1.81। इसके बाद में हमारा है ओरम, ओरम आयन है, ये 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके AU में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए इसके पोटेंशियल की वैल्यू आई 1.40। ठीक है, ऐसे ही आपके जो हाइड्रोजन आयन है, आपका जो ऑक्सीजन है O2+ 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सेप्ट करके ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है यहाँ पे
2 मोल ऑफ H2O बना रहा है। क्या बना रहा है ये? 2H2O बना रहा है। तो इस कन्वर्जन के लिए जो पोटेंशियल आता है वो 1.23 वोल्ट आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब हमने कौन सा लिया है? डिक्रीजिंग ऑर्डर लिया है। ठीक है, इसके बाद में देखो 1.23 आ गया। इसके बाद में हम Ag का ले ले, मान लो Ag का है Ag प्लस प्लस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? Ag में कन्वर्ट होगा। इसके लिए आता है 0.80 वोल्ट आता है। इसी के जस्ट बाद में मान लो मैंने ले लिया कॉपर का, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट होता है? कॉपर में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए आता है 0.34। ठीक है, इसके बाद में मान लो मैंने लिया है यहाँ पे आपका आयरन। क्या लिया है? आयरन लिया है। Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये कन्वर्ट हो रहा है Fe में। तो इसके लिए पोटेंशियल आ रहा है -0.44। आपने देखा कि वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। इसके जस्ट बाद में हम ले लेते हैं जिंक का, Zn2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ इस किस में कन्वर्ट होगा? ये जिंक में कन्वर्ट होगा। इसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू आएगी -0.76 वोल्ट, है ना। उसके बाद में अगर आप लेते हो मान लो आपका सोडियम आयन, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रहे हो तो ये सोडियम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू आएगी -2.71 वोल्ट। और अगर मैंने लिथियम आयन लिया है, लिथियम आयन को मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रही हूँ तो ये कन्वर्ट होगा लिथियम में। तो इसके लिए पोटेंशियल -3.05 वोल्ट। आपने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे जैसे हम अप टू डाउन जा रहे हैं वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, पॉजिटिव से क्या होती जा रही है? नेगेटिव होती जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो सीरीज़ बनाई वो किस ऑर्डर में बनाई है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई है। जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ जो ऊपर हमने एलिमेंट्स लिए हैं उनका जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये एग्री कर रहे हैं कि हमारा रिडक्शन होने दो, हमारा रिडक्शन होने दो, उसके लिए वो एग्री कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, यानी कि ये रिडक्शन के लिए एग्री नहीं है, ये अपना ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं ना कि रिडक्शन। यानी कि वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ही ये है कि वो रिडक्शन को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। रिडक्शन को वो रिडक्शन नहीं होने देना चाहते अपना, वो ऑक्सीडेशन करने के लिए बने हैं। क्योंकि मेटल्स है, मेटल्स का तो क्या होता है? वैसे भी ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि याद रखना, एक कॉपर ही एक ऐसी मेटल है, कॉपर जो मेटल है ना उसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। आपके जो सिल्वर है उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। आगे हम ये चीज़ें पढ़ेंगे कि इनका क्या मीन है, क्या मीन नहीं है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। एक बार आपको ये चीज़ देखनी है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया है। किसके बेसिस पर? उनके रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर उनको अरेंज करके एक सीरीज बनाई है। हालांकि इस सीरीज का मैंने एक छोटा सा पार्ट उठाया है, ठीक है, आपके लिए काफ़ी है ये। हालांकि ये सीरीज बहुत लंबी चौड़ी है लेकिन अपन ने एक छोटा सा पार्ट लिया है, वो आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो ये आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर वाली मैंने सीरीज बना दी। अब इसको आप उल्टा करके लिख दो कि लिथियम को ऊपर ही ऊपर रख दो और एफ को आप नीचे ही नीचे ले आओ। लिथियम को कहाँ रख दो? ऊपर ही ऊपर, और एफ को आप नीचे नीचे ले आओ। इसका उल्टा बना दो तो वो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर। वो आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे बनाते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए इसकी एप्लीकेशन क्या है। जो आपकी केमिकल सीरीज है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो हमें देखना है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है? ये कंपैरिजन करता है। ये कंपैरिजन करता है क्या कि रिडक्शन होगा या फिर ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि रिडक्शन पावर और ऑक्सीडेशन पावर का क्या करता है? ये कंपैरिजन करता है। तो पहले क्या है? कंपेयरिंग ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पावर। किसकी कंपैरिजन करता है ये? कि पावर रिडक्शन की होगी या फिर ऑक्सीडेशन की होगी। देखो सुनो, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर ई नॉट की वैल्यू कैसी है? हायर है।
कैसी है, हायर है, यानी कि पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। तो यहां पे क्या होगा, टेंडेंसी, ग्रेटर टेंडेंसी, ग्रेटर टेंडेंसी फॉर रिडक्शन। किसके लिए ग्रेटर टेंडेंसी होगी, रिडक्शन के लिए ग्रेटर टेंडेंसी होगी। तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अगर मान लो ई नॉट की वैल्यू क्या है, लोअर है, कम है, यानी कि कैसी है, नेगेटिव है, तो फिर किसकी टेंडेंसी रहेगी, ग्रेटर टेंडेंसी, ग्रेटर टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की ग्रेटर टेंडेंसी होगी। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर वो क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या होगा वो, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मान लो आपके पास है, एक तो आपको दे दिया कि भाई Cu2+, मान लो कॉपर के लिए दे दिया कि आपको दे रखा है Cu2+/Cu, ई नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है इसके लिए 0.34 वोल्ट, और एक आपको दे रखा है ई नॉट Zn2+/Zn, और इसके लिए दे रखी है आपको -0.76 वोल्ट। तो आपको पता है कि इसका बिहेवियर तो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो जाएगा, और इसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट का हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो उसका तो क्या होगा, यानी कि रिडक्शन, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया कि ग्रेटर और लोअर वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट, टू कैलकुलेट ई नॉट सेल ऑफ द सेल, यानी कि आपका जो सेल है उसका ई नॉट, पूरे सेल का ई नॉट पोटेंशियल निकालने में भी हमें इससे हेल्प मिलती है। और वो तो अपने को पता ही है, इसके लिए अपन ने फॉर्मूला ही लिख लिया था, ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये तो अपने को पता ही है। ठीक है, अब ये कैथोड और एनोड कैसे बनेगा, तो बेटा देखो, इलेक्ट्रोड, ऐसा इलेक्ट्रोड which have higher the value of E नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, एक्ट एज कैथोड। वो किसका बिहेव करेगा, वो कैथोड के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, और उसके बाद में इलेक्ट्रोड which have lower the value E नॉट, उसकी ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, एक्ट एज एनोड। वो किसके जैसे बिहेव करेगा, एनोड के जैसे बिहेव करेगा। किसके जैसे बिहेव करेगा, एनोड के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, Ag+ इलेक्ट्रॉन
कन्वर्ट हो रहा है Ag में, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं रिएक्शन को, चलो ये कर दिया है ना। और इसके लिए ई नोट की वैल्यू आ रही है 0.80 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन है हमारे पास Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आ रहा है दूसरा अपना Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कन्वर्ट हो रहा है वो किस में, Cu में। और उसके लिए वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या, 0.34 वोल्ट, ठीक है। पीछे से ही उठाया ये चीज, देखो आप पीछे देख लो, Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, 0.8 Ag बना रहा है, और 0.80 इसके लिए आ रहा है, ठीक है। ये मैं इसको बैलेंस करके भी लिख सकती हूँ, 2 Ag प्लस है ना, तो इसके लिए 0.80 आ रहा है, तो ये। और Cu2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए वैल्यू आ रही है 0.34 सॉरी, है ना। अब देखो आप इसमें से किसको एनोड बनाओगे, किसको कैथोड बनाओगे, तो देखो इसकी हायर वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे ज़्यादा, तो ये तो बन जाएगा कैथोड और ये बन जाएगा आपका एनोड। इसी के जैसे देखो, इसकी जगह मैं अगर मान लो लेना चाहूँ, इसको हटा करके मैं यहाँ पे क्या लेना चाहूँ, Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो, Fe में कन्वर्ट हो, तो इसकी ई नॉट की वैल्यू कितनी थी, -0.44 वोल्ट। तो अब अभी भी कैथोड तो यही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन इससे निकालते हैं, देखो इन दोनों से निकालते हैं, एक बार ई सेल निकालते हैं, ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट कैथोड, कैथोड किसका बनेगा, कैथोड बनेगा Ag प्लस ऑब्लिक Ag का, माइनस ई नोट क्या आएगा, एनोड, एनोड किसका बना रहे, Fe2 प्लस किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ई नोट सेल कितना आएगा वो अपन निकाल लेते हैं। ई नोट सेल Ag प्लस ऑब्लिक Ag का कितना था, 0.80, माइनस Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe के लिए कितना आ रहा है, -0.44 आ रहा है। तो ई नोट सेल यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ई नोट सेल यहाँ पे आ जाएगा 0.80 प्लस 0.44, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ दो, ई नोट सेल कितना आता है 4, और ठीक है ये आ गया 1.24 वोल्ट, इसका क्या आ गया, ई नोट सेल आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ई नोट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अब देखो अगर मान लो मैं लेती ई नोट सेल किसको मान करके, ई नोट सेल इक्वल्स टू ई नोट Ag प्लस ऑब्लिक Ag माइनस ई नोट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu वाला लेती है ना, तो यहाँ क्या होता है बेटा, देखो ई नोट सेल इक्वल्स टू 0.80 माइनस 0.34 ये आता, तो अब इसको आप माइनस कर दो, ई नोट सेल इक्वल्स टू कितना आता, यहाँ देख लीजिए 6, यहाँ 7 बच गया, 7 में से 3 गया तो 4, 0.46 क्या आता, 0.46 वोल्ट इसके लिए आ जाता, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन यहाँ क्या होता है बेटा कि अगर 0.6 वोल्ट से कम वोल्टेज आता है तो फिर वो सेल रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये तो बात की बातें हैं, आपको ई नोट सेल कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट अपने पढ़ा कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो सेल है उसका क्या निकाल सकते हैं, ई नोट सेल निकाल सकते हैं। इसके बाद में थर्ड इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रिडिक्शन ऑफ redox reaction is
फिजिबल और नॉट फिजिबल। ठीक है, इससे हम ये भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होगी या फिजिबल नहीं होगी। इससे हम ये भी बता सकते हैं। कैसे? अगर ई नॉट सेल की वैल्यू, अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन क्या होगी? फिजिबल होगी। रिएक्शन क्या होगी? फिजिबल। और ई नॉट सेल की वैल्यू अगर क्या आती है? नेगेटिव आती है तो नॉट फिजिबल, रिएक्शन नॉट फिजिबल होगी, रिएक्शन नहीं होगी। एग्जाम्पल करके देखो। मान लो हमें क्या दिया गया है? ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu दे रखा है कितना? 0.34 वोल्ट। और हमें दे रखा है ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट। और हम रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं? हम रिएक्शन करवा रहे हैं कि मान लो Zn2 प्लस है, Zn2 प्लस है, वो कॉपर से रिएक्ट कर रहा है और कॉपर का तो हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जिंक का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, जिंक का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बेटा जिसका रिडक्शन, अब देखो इसका तो रिडक्शन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड बनता है और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड बनता है। तो देखो ई नोट सेल हम क्या निकालेंगे? ई नोट सेल होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो कैथोड किसका बना? कैथोड बना हमारा अब जिंक का। तो जिंक का ई नोट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, इसका तो बन गया कैथोड, और ई नोट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, इसका बन गया हमारा एनोड। ठीक है, अब देखो ई नोट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn की वैल्यू कितनी थी? -0.76 थी। माइनस आपके जो कॉपर की वैल्यू थी वो कितनी थी? 0.34, तो 0.34 थी। अब माइनस माइनस आपस में जुड़ गए, कितनी वैल्यू आई? 10, 7 और 3 10, 11 है ना। ये वैल्यू आ गई 1.1 वोल्ट आ गई। कितनी आ गई? 1.1 वोल्ट आई, लेकिन ये किस में आई? नेगेटिव में आई। किस में आई? ये नेगेटिव में आ गई। ठीक है, किस में आ गई ये वैल्यू? नेगेटिव में आ गई भाई। -0.76 और -0.34 कितना हो गया? ये आ गया 1.1 वोल्ट, लेकिन ये वैल्यू किस में आई? नेगेटिव। और मैंने थोड़ी देर पहले ही क्या कहा था कि अगर वैल्यू किस में आती है? नेगेटिव में आती है तो रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, फिजिबल नहीं होती है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होगी? इसकी उल्टी। इसकी उल्टी क्या? कि जिंक का तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। जिंक का तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। कॉपर का क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये रिएक्शन आपकी क्या होगी? फिजिबल होगी। क्यों? क्योंकि देखो इसके लिए जब आप ई नोट सेल निकालोगे, ई नोट सेल इक्वल्स टू क्या होगा? ई नोट कैथोड। कैथोड किसका बन रहा है? आपकी बार बन रहा है कैथोड आपके कॉपर का, और एनोड किसका बन रहा है? आपके जिंक का। जिंक का बन रहा है। अब आप वैल्यू पुट करो, इसकी तो वैल्यू है 0.34 माइनस इसकी वैल्यू क्या है? -0.76। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू आ गई अपनी पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई में लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है। और यहाँ ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आ गई? 1.1 वोल्ट आ गई। इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये रिएक्शन क्या होगी? फिजिबल होगी। ये रिएक्शन क्या होगी? फिजिबल होगी। तो आज हमने क्या किया? आज हमने देखो शुरू से देखो हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं आज। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
क्या होता है। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल आप डिटरमाइन करोगे वो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। उसके बाद में हमने ईएमएफ को डिफाइन किया, फिर उसके बाद में ईएमएफ को डिफाइन करने के बाद में हमने एसएचई क्या होता है उसको हमने डिफाइन किया। एसएचई कैसे बनाया जाता है, एसएचई की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, ये एनोड और कैथोड दोनों की फॉर्म में क्या करता है, बिहेव करता है, और इसकी हेल्प से हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये सब हम इससे डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है, उसको हमने डिफाइन किया, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन क्या है इसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। कल की क्लास में हम नर्स्ट इक्वेशन को लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।